आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी पार्टियां जो राजनीतिक हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। ऐसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो इस बार किसके साथ है और जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष से जो डिमांड करी है, अगर उनकी पूरी नहीं होती है तो क्या वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले। भट्टाचार्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने चंद्रशेखर बावनकुले को जो एक लेटर भेजा 10 से 12 सीटें की डिमांड करी है, उसको लेकर क्या आपकी प्राथमिकता है, किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है। जो मतलब माननीय जी चंद्रकांत बावनकुले जी बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। और हमारे जो हमारा महाराष्ट्र प्रदेश का डेपुटेशन उनको मिला और उनको हमने एक लिस्ट दी है, 20 जगह की एक लिस्ट दे दी है। और उसमें एक 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उनके सामने रखी है। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी एक छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार गांव गांव से हमारा संपर्क है। रिपब्लिकन पार्टी में दलित समाज में अनेक गुट भी है, लेकिन मेरे गुट को देश भर में मान्यता है। मेरे ग्रुप के नागालैंड में 2 एमएलए है, मेरी पार्टी वहां रिकॉग्नाइज हो चुकी है। मणिपुर में मेरे पार्टी के कैंडिडेट ने एक अभी लोकसभा चुनाव लड़ा था, वहाँ 17% वोट मिला है, वहां मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो या दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो या साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, मतलब सभी राज्यों में मेरे पार्टी का यूनिट है। मेरी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरे पार्टी के पास वर्कर की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमने बावनकुले जी को हमने पत्र देकर उनको बताया है। कल मैं भूपेंद्र यादव जी से भी मिला। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। मैं इतनी रिस्क लेकर मैं बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ में आया। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं 14-15 साल में रहा था, और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर मुझे शरद पवार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का मौका मिला। 3 बार मैं लोकसभा में चुनकर आया था कांग्रेस अलायंस में, और चौथी बार मैं शिरडी से हारा था। तो उसके बाद कांग्रेस का अलायंस हमने, कांग्रेस एनसीपी का अलायंस हमने तोड़कर हमने एक रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेट बनाई थी। और 2009 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव हमने इस अलायंस के माध्यम से लड़ा था, लेकिन हमको उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो मैं बीजेपी और शिवसेना के साथ में 2012 में आया था बीएमसी इलेक्शन में। और तब मतलब महाराष्ट्र का, मुंबई का माहौल ऐसा था कि राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकले थे। उन्होंने अपनी महाराष्ट्र निर्माण सेना बनाई थी। और 2012 का मुंबई कारपोरेशन का चुनाव शिवसेना बीजेपी को जीतना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं उनके साथ आया। और मतलब यहाँ अपने को मेजोरिटी मिली और शिवसेना का मेयर बन गया। और उसके बाद जो 14 की इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और मोदी जी की भूमिका जो है इतने एक्टिव रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। और कांग्रेस पार्टी कई सालों से सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसीलिए मतलब हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह संविधान बदलेगा, इसी तरह की चर्चा इस लोकसभा के चुनाव में उठाई गई, लेकिन संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं। लोगों के ध्यान में आया नहीं कि भाई ये संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा। इसी तरह की भूमिका रखकर, ब्लैकमेल करके इन लोगों ने अपना वोटिंग दलित मुसलमानों का लेकर उनकी सीटें बढ़ी है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में उनको सफलता मिली नहीं। आखिर नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए सब लोग एक साथ आए थे। नरेंद्र मोदी जी विकास का काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में
रोड का डेवलपमेंट हो, रेल का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का विषय हो, किसान है, युवा है, महिला है, इसी तरह मतलब सभी लोगों को, सभी वर्गों को न्याय देने का काम हुआ। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हट गया है। अभी मैं 2 दिन उधर में था और वहां मेरे पार्टी के 4 उम्मीदवार कश्मीर में लड़ रहे हैं। रात के 12 बजे तक मैं वहां घूम रहा था। तो वहाँ लोगों को अभी डर नहीं है। मतलब वहाँ टूरिस्ट फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडिया के अनेक स्टूडेंट, अनेक टूरिस्ट उधर आते हैं। और 370 आर्टिकल हटने के बाद रिकॉर्ड है कि कम से कम 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा उधर टूरिस्ट आए हैं। मतलब लोगों को डर नहीं लगता है। और जिस तरह मतलब आतंकवादी आकर वो हमारे आर्मी हो, बीएसएफ हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनको हमला करते हैं। वहाँ खाली मुठभेड़ होती है। बाकी की जगह पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पूरा एकदम अशांत इलाका हो चुका है। तो 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ आर्मी को पूरे अधिकार आए। पहले जी आर्मी को अधिकार नहीं थे और इसीलिए आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और वहाँ के विकास के लिए मतलब वहाँ कोई मौका नहीं था, क्योंकि 370 आर्टिकल नहीं हटता था। तो वहाँ कोई बाहर का आदमी जाकर विजिट नहीं कर सकता था। वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम नहीं कर सकता था। लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद 95% से ज्यादा आतंकवाद खत्म हो चुका है। तो हम मोदी जी के साथ है। तो अभी इस चुनाव में, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में हमको भारी मतलब नुकसान हुआ, मतलब कम से कम 35 से लेकर 40 हमारी सीट आनी चाहिए थी। लेकिन कई मामलों में छोटे छोटे कम मतों से हमारी सीटें हार गई। उसका कारण ये है कि अपोजिशन उसमें सफल हो गई कि ये आरक्षण निकाल देंगे और ये संविधान बदलेगी। इसी तरह का प्रचार बहुत धूमधाम से राहुल गांधी और सबने किया। लेकिन अब इस इलेक्शन में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, इस इलेक्शन में आरक्षण का मुद्दा नहीं चलेगा। लेकिन हम आरक्षण का मुद्दा ऐसा चलाएंगे कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर उन्होंने बोला कि एक दिन कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी तो हम आरक्षण खत्म करेगी, जब समानता आएगी तो ठीक है। लेकिन अगर आरक्षण खत्म करने की बात करने वाले राहुल गांधी को हमने बहुत अच्छी तरह घेरा है और इस चुनाव में उनको घेर कर हमको यहाँ महाराष्ट्र में सरकार आएगी। आरपीआई छोटी पार्टी है, लेकिन आरपीआई के सपोर्ट से जीतने का बहुत बड़ा मौका हर कैंडिडेट को मिलता है। और आरपीआई में आने गुट भी है, लेकिन मेरा गुट ग्रासरूट में काम करने वाला है और मैंने बोला कि पूरे देश भर में मेरा गुट काम करता है। तो इसीलिए एक 8-10 सीटें, हम कोई 40-50 सीटें नहीं मांग रहे हैं। 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, एक एमएलसी मिलना चाहिए, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद हमको मिलना चाहिए, कोई डायरेक्टर के पद मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। और बाद में जब सरकार आएगी तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी को 1-2 मंत्री पद मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। तो देखते हैं 8-10 सीटों में से कितनी सीटें मिलती है। लेकिन मैं तो लॉयल आदमी हूँ। मैं जिसके साथ रहता हूँ उनके साथ उल्टी सीधी बात मैं नहीं करता हूँ। सीटें हमको मिलनी चाहिए, लेकिन अभी 3 बड़ी पार्टियां हैं, उनमें जब तक तालमेल ठीक होता नहीं है तब तक हमारा हमको कौन सी सीट मिलेगी ऐसा तो मालूम नहीं है। तो लेकिन अभी कुछ दिनों में, 7-8 दिन में इसकी जानकारी हमको मिलेगी। और आरपीआई को नजरअंदाज ना करके रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दे देनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और चंद्रकांत बाबुल गुली जी ने आश्वासन दिया है, जरूर आरपीआई को विचार किया जाएगा। जी रामदास अठावले जी, आपने मोदी सरकार के पूरे काम गिना दिए और इसी के आधार पर आप इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी फैसला दिया है, गाय को राज्य माता का जो दर्जा दिया है, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं संजय राउत जो यूबीटी ग्रुप के, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा देना कहीं न कहीं वीर सावरकर का अपमान करना है। मुझे लगता है कि किसी का अपमान करने का विषय नहीं है। मतलब उसको अपन गाय को गौ माता मानते हैं। हिंदू समाज अपने देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला समाज है।
और मुझे लगता है कि यहाँ जो मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, ऐसे लोगों का परसेंटेज एक 30-35% तक होगा। लेकिन बाकी का जो 65 से ज्यादा परसेंट या हिंदू रहते हैं। इसीलिए मतलब महाराष्ट्र सरकार को लगा कि भाई उसको गौ माता बोलते हैं, तो उनको राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे का आदर करना है, और संजय राउत तो उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। जो भी निर्णय हम लेते हैं उसके खिलाफ वो बोलते हैं, उनको वो बोलने दो। लेकिन गाय का सम्मान करने का एक अच्छा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, और गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। रामदास अठावले जी, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और महायुति को घेरने का काम शुरू कर दिया है और उन्होंने एक कहीं के लापता लेडीज के पोस्टर रिलीज करते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र से हर साल 64,000 जो लेडीज है, महिलाएं हैं, वो गायब होती है। मुझे लगता है कि गायब होती है तो मतलब कांग्रेस वालों ही वाले गायब करते होंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी को मेरा तो सवाल है कि हम तो अभी सत्ता में आए, और 2.5 साल पहले आप ही सत्ता में थे। 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस और हमारी सरकार यहाँ महायुति की थी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तो मुझे लगता है कि अगर 64,000 महिलाएं गायब होती है, इतना तो आंकड़ा मुझे लगता है कि इतने वो महिलाएं नहीं होगी। लेकिन जरूर महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, महिलाओं को कोई भगा कर ले जाते हैं, महिलाओं पर और बच्चों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। मानव जो है मानव जानवर से भी बदतर बन चुका है। ऐसी मेंटेलिटी है कि 4-4 साल के बच्चों पर मतलब अत्याचार किया जाता है। ये क्या मानवता होती है? ये क्या आदमी होता है? मतलब इसी तरह की घटना रोज मतलब कहीं न कहीं तो बालिकाओं पर लड़कियों पर अत्याचार करने की ये घटनाएं हो रही है। ये चिंताजनक बात है। जरूर अगर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतनी महिलाएं गायब हो रही है, जरूर हम उसमें ध्यान देंगे, मतलब उसमें ध्यान देंगे, और ऐसा अगर ना हो इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी हमको सहयोग देना चाहिए। अभी हमारी सरकार आने वाली है। हमारी सरकार आने के बाद अपोजिशन में रहकर कांग्रेस पार्टी ने जरूर हमको मदद करने की आवश्यकता है। जी, रामदास अठावले जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि हमारी सरकार आने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र दौरे पर जब अमित शाह आए थे, गृह मंत्री देश के, तो उन्होंने ये कहा कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का बनने जा रहा है। तो कब महायुति में सब ठीक है? मुझे लगता है अमित शाह जी ने कोई मुख्यमंत्री बारे में नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि भाई अभी की सरकार तो हमारी महायुति की होगी, लेकिन 2029 में जो इलेक्शन आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। इसका मतलब यहाँ मुख्यमंत्री एक किसका बनेगा, बीजेपी के हाईकमान पे करेगी। लेकिन 29 में जरूर हमको क्लियर मेजोरिटी मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, उनके बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, क्लियर बहुमत उनके पास था। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की सरकार वो बोलती थी। 2019 में बीजेपी की 303 सीटें आई थी, उसके बावजूद भी मतलब सरकार एनडीए की बोलती थी, बीजेपी की सरकार नहीं बोलती है अभी की सरकार। इसीलिए मुझे लगता है कि महायुति की सरकार मुख्यमंत्री शायद बीजेपी का बन सकता है, या और क्या निर्णय हो सकता है। लेकिन सरकार यहाँ महायुति की रहेगी, और हम सब लोग मतलब बीजेपी के साथ रहेंगे। रामदास अठावले जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, थैंक